एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आज तो बात अब हम लिटरली कुर्सी की कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों के चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हमने मध्य प्रदेश की चर्चा की ब्रेक से पहले, थोड़ी और मध्य प्रदेश की चर्चा और डिटेल में आइए अब करते हैं। अगर आप 2018 के चुनाव का नतीजा देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, ना सीटों में ना वोट में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। चलिए, फिर भी बाजी कांग्रेस पार्टी ने मारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उतने क्लोज इलेक्शन के बाद इस बार का चुनाव उतना ही नजदीकी मामला होने जा रहा है। या जैसे चर्चा हुई यहां पर मेहमानों ने बताया कि आप याद कीजिए गुजरात का चुनाव, इतने वर्ष सत्ता में रहने के बाद लगा कि भाई, और 99 पर बीजेपी को एक बार रोकने के बाद लगा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल ही कर देगी इस बार तो। लेकिन हुआ क्या, 150 सीट बीजेपी की आ गई। तो क्या ऐसा भी कुछ मुमकिन है मध्य प्रदेश में, जहां सब लोग कह रहे हैं कि शिवराज जी के लिए बड़ी मुश्किल है, उसके बावजूद कोई बिल्कुल ही अप्रत्याशित नतीजा आ जाए? चुनाव है, हो कुछ भी सकता है। अब बीजेपी ने अपने जो मंत्री और सांसद उतारे हैं, एक बार आइए जरा उनके बहाने हम अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले चुनाव में कहां पर बीजेपी कांग्रेस आगे पीछे थे और इस बार कहां कौन मजबूत माना जा रहा है, या कहां यहां किसके लिए कुछ परेशानी मानी जा रही है। तो जो सबसे बड़ा चेहरा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनको उतारा गया है। तो हम वहां से शुरू करते हैं, ग्वालियर चंबल से, दिमनी की सीट से उनको उतारा गया है। और ये जो कमजोर बीजेपी के इलाकों में से माना जा रहा है वो अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बावजूद है, हम लगातार इसकी बात कर रहे हैं। काफी वक्त हो गया अब जब सीट अनाउंस हुई है नरेंद्र सिंह तोमर जी की, उसके बाद से कुछ परिवर्तन आपने देखा जमीन पर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच ये सोचना चाहिए, और वो सोच ही रहे होंगे, ये हमारे आपके कहने से नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं, तभी शायद उस इलाके की सीटें भी नहीं ला पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहज नहीं है। अब अगर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों बड़े नाम हैं, आप यशोधरा राजे को चुनाव लड़ने से मना करा देते हैं। ये चिट्ठी उनकी भी आ ही गई, अभी मैं आनंदीबेन पटेल जी की चिट्ठी की बात कर रहा था। तो ऐसे में ये स्थिति पहुंचने के बाद भी अगर उस इलाके में कहा जा रहा है कि आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, सीटें क्या आपकी कमजोर कड़ी यहां की साबित हो रही है, तो कुछ मुश्किल बड़ी है। और एक चर्चा बार बार कही जा रही है कि दिमनी क्यों नहीं जा रहे हैं तोमर जी, सब जगह जा रहे हैं, दिमनी नहीं जा रहे हैं। अब या तो उनको ये भ्रम है कि वो इतने बड़े नेता हैं, भ्रम मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आमतौर पर वो इतनी मजबूत सीट तो है नहीं, वो तो कमजोर सीट है, वहां तो कांग्रेस का विधायक है। तो अगर वो नहीं जा रहे हैं तो या तो वो वहां जाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, या उनको ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ये संकेत तो यही जाता है। अगर आप अपनी विधान, कम से कम कुछ नहीं तो आप विधानसभा में जाते, कुछ ना करते तो एक रोड शो निकालते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, कैलाश जी गए, कहा कि नहीं हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन देखिए बाइक पे चढ़ के घूम रहे हैं। कई बार बहुत बड़ा नेता कई बार संकोच में भी आ जाता है, भाई केंद्रीय मंत्री हैं, उतार दिया पार्टी वाला कमान ले, तो क्या करें? तोमर साहब अभी दिमनी नहीं जा रहे, ये तो हमको अब पता चल रहा है ना। वो तो दिमनी गए ही नहीं कभी, जब से जीते हैं। परेशानी वो है क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत बड़ा कनेक्ट नहीं रहा। और वो एक हिच होती है कि जब आप इतने समय नहीं रहे, अब आज अचानक उतार दिया गया है आपको। कांग्रेस की मजबूत सीट है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हालांकि वो भी बीजेपी में रहे हैं, संजय शुक्ला जी भी उससे पहले। और मुझे लगता है ये हैरानी वाली बात है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हो कि ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वह नरेंद्र सिंह तोमर खुद बड़े नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ के बड़े नेता है ना। और दोनों के बाद यदि हम ये चिंता करें कि इस तरह की बात है, तो फिर तो हमें पूरी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, 7 जिले हैं अभी, समीर जी और डिटेल में आपको बता देंगे। 31 सीटें आती हैं इस इलाके में, ग्वालियर चंबल में 14 भाजपा के पास थी और 17 कांग्रेस पार्टी के पास थी। और समीर जी ने मुझे बताया था 7 मंत्री आप बनते हैं यहाँ से, और दूसरा मंत्री बना हुआ है, और दूसरा विधायक जो जीता यहाँ उसको भाजपा ने मंत्री बना दिया। फिर भी हम कह रहे हैं कि ये टफ इलाका है बीजेपी के लिए। उसका कारण ये रहा, बेसिकली क्या रहा, ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर एक बसपा का भी क्षेत्र पर प्रभाव रहा है अंदर। और ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह के ऊपर पार्टी पूरी निर्भर रही। और नरेंद्र सिंह के अलावा बाकी जो ग्वालियर चंबल संभाग के नेता थे, उन्होंने पार्टी का संगठन देखना लगभग छोड़ दिया था कि निर्णय सब नरेंद्र सिंह जी के यहाँ से होना है या भोपाल से होना है, तो वो सक्रिय रहे नहीं। उसके बाद नरेंद्र सिंह दिल्ली आ जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में वो बॉन्डिंग बन नहीं पाई ग्वालियर चंबल संभाग में लेके, जो आने के बाद आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन ये ठीक संगठन को लेकर भी जो नेता आप देखोगे, तोमर जी के रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमजोर बने वहां पर। शिवपुरी का भी चला दें, शिवपुरी से चर्चाएं जो चल रही हैं कि ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि हम लोग उसी इलाके की रीजन की बात कर रहे हैं, तो वो भी स्क्रीन पर चला दीजिए जी।
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद सिंधिया और तोमर के बीच वो अंडरस्टैंडिंग संगठन पे और सरकार लेवल पे बन नहीं पाई कि आपस में मिलकर चलना है। बीडी शर्मा ग्वालियर चंबल संभाग की नियुक्तियां किसको करना है संगठन में, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछते थे और सिंधिया जी से पूछते थे। दोनों की अलग अलग सूची आती थी और नियुक्तियां हो नहीं पाती थी। तो संगठन के स्तर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी में वो एका नहीं है जो होना चाहिए था। नहीं, अब ज्योतिरादित्य भी इधर ही हैं, नरेंद्र जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए, इन 31 सीटों में आज भी आप मानते हैं कि भाजपा पीछे पिछड़ रही है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है, यह नहीं कहूंगा कि पिछड़ जाएगी, लेकिन बहुत तगड़ी चुनौती भाजपा को मिलेगी। सिंधिया के आने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि 31 सीटों में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि होना ऐसा चाहिए कि आज जब सिंधिया आ चुके हैं इस क्षेत्र से, तो 31 में से 25 सीटें भाजपा को मिलना चाहिए। सिंधिया जी के चुनाव लड़ने की कुछ सुगबुगाहट सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी ग्वालियर में 4 दिन पहले सिंधिया जी थे और उनसे पूछा गया कि शिवपुरी से आप चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं, लेकिन पार्टी जो आदेश देगी वो मैं मानूंगा। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है। यशोधरा जी ने खुद ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और अभी 3 दिन पहले कम से कम उनके क्षेत्र के 1200 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भूपेन्द्र यादव और अश्विनी जी का घेराव किया कार्यालय में, कार्यकर्ताओं ने कि आप इनको टिकट दीजिए। तो पार्टी ने कहा भाई हमने तो मना ही नहीं किया टिकट देने के लिए। तो ये पार्टी समझ नहीं पा रही कि 1200 कार्यकर्ता जिलाधिकारी आ गए, जिलाध्यक्ष कैसे आ गए? जब यशोधरा अगर खुद मना कर रही है तो पार्टी के कार्यकर्ता कैसे उनको टिकट की मांग कर रहे हैं? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए उन्होंने कह दिया। आप जैसे चिट्ठी लिख दी थी, बताया आनंदीबेन जी ने, त्रिपाठी जी ने बताया, पता नहीं एमपी में भी चिट्ठी कोई आएगी कि नहीं आएगी। नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में समय से चिट्ठी लिख पाना ये साहस का काम होता है, लेकिन अगर वो साहस आप कर पाए तो आप बड़े नेता और प्रासंगिक नेता रहते हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को सचमुच रिविजिट करने की जरूरत है। ये वो इलाका है जहां पर राजमाता विजय राजे सिंधिया, इतना भरोसा हो गया था अटल जी को कि वो ग्वालियर चुनाव लड़ने चले गए थे। ठीक है, माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव नहीं जीतना वो अलग बात हो गई, लेकिन उस क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, देखिए पिछला चुनाव अलग था, पिछले चुनाव में 17-14 समझ में आता है, लेकिन इस चुनाव में, और देखिए यहां एक और बात है, भाजपा कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा गणित कैसे कर पा रही होगी उसका संकट समझिए। जहां केपी यादव से वो हरवा देती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, यानी भाजपा की कमजोरी नहीं है। मुश्किल यह है कि अब जो आप ताकत लेकर आए हैं, जो सरकार के लिए जरूरी थी, और जो समीर जी ने बताया कि हर दूसरा विधायक मंत्री वो इसलिए नहीं है कि सरकार बनाना चाहती, वो आए हैं ज्योतिरादित्य जी के साथ तो मंत्री से कम पे मानेंगे नहीं। उनका संकट वहां दूसरा है, वो पूरा इलाका पावर सेंटर बना हुआ है और हर जो नेता है वो भाजपा के ही नेता को रौंद के वहां बैठा हुआ है। असली मुश्किल ये है। लेकिन केपी यादव हरा पाते हैं क्योंकि तब वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा था ना। नहीं, निश्चित तौर पर इसीलिए तो 17-14 का आंकड़ा रहा। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर है क्या उस इलाके में कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों के मुकाबले में कोई खड़ा है? कांग्रेस का नेता कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, उसके बाद भी ये चिंता हो रही है। लाहौर से गोविंद सिंह है, लाहौर से गोविंद सिंह ऐसा नेता है। इस कद का कोई नेता, इस कद का 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़े केंद्रीय मंत्री भेजना उनके मुकाबले नहीं कि आप वहां जाकर ये तो तय कीजिए ना, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप बड़े कृषि मंत्री के तौर पर हैं, आपको लोग मुख्यमंत्री के प्रोबेबल के तौर पर देख रहे हैं, और फिर भी अगर आपके इलाके में ये स्थिति है तो पार्टी के लिए अच्छी। चलिए अच्छा, जरा मालवा की बात कर लेते हैं। 38 सीटें यहां पर आती हैं, 8 जिले यहां पर हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, और यहां बीजेपी मजबूत है। 25 सीटें हैं, 13 कांग्रेस के पास थी पिछली बार, लेकिन जो इस पर उतारा गया है कैलाश विजयवर्गीय को, वो उन 25 में से नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो भाजपा जीती थी। उनको टफ सीट जो है वो दी गई है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का। हाँ, संजय शुक्ला की सीट थी, वो संजय शुक्ला वहां से जीते थे, कांग्रेस के दबंग विधायक है, वहां के काम भी उन्होंने बहुत किया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का पूरे इंदौर के अंदर बहुत अच्छा जनसंपर्क है, मेयर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे, 13 विभागों के मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान में, और मालवा संभाग और खासतौर से इंदौर तो ताई और भाई 2 लोगों के लिए जाना जाता, स्मृति महाजन के लिए और कैलाश विजयवर्गीय के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय के लिए सीट जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब बस ये है कि कैलाश जी को जीत का अंतर बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिस हिसाब से उनका कद है ओवरऑल रीजन। हाँ, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मालवा, यहाँ कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर वहां से 2/3 ज्यादा। 2018 में अगर राज्य में कोई कमी पेशी रह गई थी तो वो चाहेगी कि यहां से और बढ़त हासिल करे कम से कम। मुझे लग रहा है महाकौशल मालवा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी उसकी सीटें उतनी ही रहने वाली है। जो कांग्रेस की सीटें हैं वो कांग्रेस के की सीटें नहीं, वो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका व्यक्तिगत वहां पे इतना प्रभाव है कि वो अपने प्रभाव से जीत जाते हैं। तो वहां 1-2 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है, इससे ज्यादा बहुत स्पेस वहां मालवा में है नहीं, बीजेपी के लिए नहीं है। जी, नहीं, उसमें ये समझना चाहिए कि एक तो ये कि वो संघ की बहुत मजबूत जमीन है, बहुत बड़े बड़े
वैचारिक पुरुष वहीं से आते रहे हैं। दूसरा, जब हम कहते हैं कि क्यों अभी जीत जाएगी, ये वाला चुनाव क्यों जीतेगी, G20 का पहला कार्यक्रम किस शहर में हुआ था? इंदौर में हुआ था। कहां पर सबसे ज्यादा विकास के काम मध्य प्रदेश में हुए? इंदौर में। महाकाल लोक कहां है? उज्जैन में। और इंदौर और उज्जैन, ये पूरी पेरिफेरी मिलाकर देखें तो करीब करीब 32 से 38 सीटें हो जाती हैं इसके इर्द गिर्द और पूरी मिलाकर। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ताकत वाली जगह है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो सीट थी, कैलाश जी बहुत बड़े नेता हैं लेकिन शायद मन से नहीं लगे थे, वरना जिस सीट पर इंदौर 1 पर लड़ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सीट होती। सीट ये बीजेपी की थी, पिछली बार संजय शुक्ला जीत गए थे। महाकौशल की बात करते हैं। देखिए, तीसरा बड़ा इलाका है वहां मध्य प्रदेश का, 38 सीटें, 8 जिले, जिसमें कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा भी इसी के अंदर है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। और यहां से कांग्रेस के 23 विधायक जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के 14। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर जगह से साबित हुई है। छिंदवाड़ा यहां से है, तो पहले जाइए छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी इसी इलाके से लड़ रहे हैं, नरसिंहपुर से की सीट से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दो बड़े हैवीवेट नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहले छिंदवाड़ा की बात करें। छिंदवाड़ा अपसेट हुए बहुत जमाना हो गया। बिल्कुल, और छिंदवाड़ा इस समय तो और ज़्यादा वो हो गया क्योंकि कमलनाथ जी खुद चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हैं और अकेले ही हैं पार्टी में, जिनके लिए मतलब तय हो गया कि यदि सरकार बनती है तो छिंदवाड़ा कांग्रेस की मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर रहेगी, तो उस इलाके पर भी पूरा असर पड़ेगा। और अब छिंदवाड़ा में अपसेट मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी तरह का अपसेट वहाँ पर हो सकता है। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव भी हुआ तो आप सोचिए छिंदवाड़ा ही अकेली लोकसभा सीट है जो कांग्रेस ने जीती है, और वो भी खुद कमलनाथ नहीं खड़े थे, नकुल उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो उस तरह से वो गढ़ पूरा का पूरा है। उस समय हम चर्चा में छोड़ गया था। मैं एक बात करना चाहता हूँ कमलनाथ जी को लेकर और कांग्रेस की लीडरशिप को, कि अभी जो दुविधा है तमाम है कि कमलनाथ जी जो हैं वो हिंदू धर्म और हनुमान जी और बजरंगबली के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस लीडरशिप अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो सनातन के साथ चलेगी। सनातन मतलब जो उदयनिधि स्टालिन का जो सनातन पर स्टैंड है उसके साथ जाना चाहती है या कमलनाथ के साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के लिए मुश्किल होगी। अब आप इसको कैसे देखते हैं? ये सनातन में कितना भरोसा है कांग्रेस पार्टी का? पितृपक्ष की वजह से लिस्ट अपनी उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनके यहाँ भी ये चर्चा है। पितृपक्ष भी है और भी पक्ष बहुत सारे हैं उसमें। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। अमर पाटन से जो अभी एक महिला को टिकट दिया है, आदिवासी महिला को, तो टिकट छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल के आने से आपको लगता है अब इस रीजन में कुछ स्थिति सुधर सकती है भाजपा की? निश्चित रूप से प्रहलाद पटेल का एक अच्छा प्रभाव है उस पूरे क्षेत्र के अंदर। उनके आने से निश्चित रूप से 5-6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना था इसके अंदर। लेकिन छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे उम्मीदवार इस बार उतारे। लेकिन जबलपुर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत वीक क्षेत्र बना हुआ है। मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई। राकेश सिंह इतने लंबे समय से सांसद है वहां पर, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो जबलपुर का जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कमजोर क्षेत्र बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रहलाद पटेल को उतार कर राकेश सिंह को लड़वा कर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेके आ सके। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा जल्दी से, लेकिन अगर भोपाल की बात नहीं की तो गलत तो ठीक नहीं होगा। 36 सीटें भोपाल में, यहां पर 24 भाजपा और कांग्रेस के 12 विधायक थे। तो भोपाल शहर तो माना ही जाता भाजपा का, ओवरऑल रीजन में भी भाजपा का प्रभाव ज्यादा है इस बार। यहाँ भाजपा का प्रभाव बहुत ज्यादा है और कुछ सीटों को छोड़ दें, भोपाल में कुछ इलाका है जहां जिसको हम 2 सीटें मुस्लिम वोट है, वहां पर थोड़ा परिणाम दूसरे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है और शायद इस बार वो स्थिति और बेहतर होती हुई दिखेगी, क्योंकि भोपाल भी अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, राजधानी को बेहतर करने के लिहाज से कहें तो बहुत काम हुआ है। नरसिंहपुर के लिहाज से, प्रहलाद पटेल के लिहाज से बस एक टिप्पणी, बार बार प्रहलाद सिंह पटेल कह रहे हैं कि 2003 होगा जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, और छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साफ कर दिया था। वो कह रहे हैं 2003 होगा। वो नरसिंहपुर में कैंपेन करते हुए बार बार ये बात कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।